हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चालू करते हैं। द बेसिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। मतलब ये तो सिंपल ही है, बेसिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है कि वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी होगी, या फिर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, या फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स किस तरीके से चलती है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा रहता है। ठीक है, किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा रहता है कि पॉलिटिक्स के क्या रूल्स हैं। ठीक है, पार्टीज के क्या रूल्स है, बेसिकली किस तरीके से पार्टीज को काम करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सब तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द फंक्शंस, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द constituent units of the government with the via the legislature, the judiciary and the executive। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द फंक्शंस। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई करके रखता है, ऑलरेडी लिख के रखता है कि क्या फंक्शंस है, क्या पावर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर क्या स्ट्रक्चर्स है, किसके, सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब कि जितने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिट या फिर एक गवर्नमेंट के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के कौन से 3 यूनिट होते हैं अगर हम देखें तो, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इतना तो अपन को पता है कि गवर्नमेंट की 3 मेन इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, और यहीं पे इन्होंने क्या कहा है, उसको गवर्नमेंट की कुछ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कहा है उन्हीं को। तो कौन होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट? लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इतनी चीज हो गई। फिर अपन देख रहे हैं द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सोशल, सोशल मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग, सोशल मतलब कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। एस्पिरेशन ऑफ द पीपल मतलब कि जो लोगों की कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। ठीक है, या फिर लोगों की जो फ्रीडम है, लोग देश में रहने के, लोगों की जो विशेस हैं, देश में, देश कैसा होना चाहिए, देश में कैसे रहना चाहिए, तो वो सारी अगर अपन चीजें देखें तो उसमें ये बोल रहे हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपने देश की पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और लोगों की सोशलिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स द कंट्री एस्पायर्स टू फॉलो। ठीक है, तो ये जो इट यहाँ पे कौन है, इट यह किसको बोल रहा है? इट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ द कंट्री एस्पायर्स टू फॉलो। है ना, मतलब कि कंट्री को किस आइडल पे चलना है, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, क्या पॉलिसीज फॉलो करनी है, ये सारी ही चीजें कहाँ लिखी रहती है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं द नीड एंड कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जरूरत है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इस हेडिंग में अपन देखने वाले हैं। Constitution is needed for properly running the government and clearly defining the roles and function of the legislature, judiciary and administration, so also for ensuring a balance and coordination amongst them। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों नीडेड है? फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट। सबसे पहले तो फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड क्लियरली डिफाइनिंग द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए, गवर्नमेंट किस तरीके से चलेगी ये देखने के लिए, उसको जज करने के लिए कौन है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इस काम के लिए कि गवर्नमेंट को अपन कैसे चलाने वाले हैं। दूसरी चीज क्या कि जो फंक्शंस होते हैं या जो रोल्स होते हैं, किसके रोल्स या फंक्शन, मतलब इन्हीं सारी चीजों के, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इसको एग्जीक्यूशन भी कह सकते, एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको,
उनके रोल को, उनके फंक्शन को, ये सबको जज करने के लिए कौन बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सबके रोल्स, सबकी पावर्स, सबके फंक्शंस, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसकी कितनी जो है पहुंच है, कौन कौन कितने एरियाज को जो है देखेगा, ये सारी ही चीजें कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सो ऑल्सो फॉर इंश्योरिंग अ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग देम। ठीक है, सो ऑल्सो फॉर इंश्योरिंग अ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग देम, मतलब कि यहाँ पे इन तीनों ही बॉडीज, जो तीनों ही मेन बॉडीज है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और अपना एग्जीक्यूटिव जो भी है, ये तीन चीजें जो है, तीन जो मेन बॉडी है, इसमें ये क्यों बोलने की कोशिश, ये यहाँ पे ये बोलने की कोशिश हो रही है कि तीनों ही चीजों के बारे में, इनके रोल्स और पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। क्यों? ताकि इन तीनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, फॉर इंश्योरिंग अ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग देम। अब, in the absence of constitution, there is a strong possibility of conflicts between different organs of the government, and at times even a constitution of anarchy may situation of anarchy may rise। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि तीनों ही जो अपने मेन बॉडीज है, कौन से? लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेट, मतलब जो अपना एग्जीक्यूटिव हो गए, ये तीनों ही जो बॉडीज हैं, इनके बीच में जो है लड़ाइयाँ हो सकती हैं, दोनों तीनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी एरिया के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तीनों ही जो बॉडीज हैं, उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है ना, और सबके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, सबके जो फायदे नुकसान है वो बीच में आ सकते हैं। मे बी समबडी इज बीइंग पार्शियल बिकॉज ऑफ हिज हर, मतलब जो भी अपनी अपनी टीम के लिए, अपनी अपनी टीम बोल रही हूँ, लेकिन अपनी अपनी जो ये बॉडीज है, अपनी अपनी बॉडीज के लिए कुछ लोग पार्शियल हो सकते हैं, तो वट एवर मे बी द रीजन, लेकिन इन सबके वजह से क्या हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते किसके कारण? कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। क्यों नहीं होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सारी चीजें लिखी हुई है कि किसका कितना एरिया है, कौन किस चीज पे जजमेंट दे सकता है, कौन किस चीज को कंट्रोल कर सकता है, बेसिकली, है ना। तो अगर कभी किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए, कभी किसी बात पे मतभेद हो भी जाए, तो एवरीबडी नोज कि जस्ट सी द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो चीज है ये हमारे लिए है ही नहीं, और ये जो चीज है वो हमारे लिए है। तो ये इस चीज की जो क्लियरिटी है, ये पहले ही हमको मिल जाती है, और इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे खत्म हो जाते हैं, या तो होते ही नहीं है। ठीक है, सो इन द एब्सेंस of constitution there is a strong possibility of conflicts between different organs of the government, and at times even a situation of anarchy may arise। ठीक है, then what happened? Fundamental rights and duties of citizens are also specified in the constitution। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग रहते हैं किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश में जो सिटीजन्स रहते हैं, उनको क्या क्या, हर एक पर्टिकुलर इंसान को, हर एक पर्टिकुलर सोसाइटी, सेक्टर ऑफ सोसाइटी को, हर एक पर्टिकुलर बंदे को, या फिर कह सकते हैं किसी रिलीजन को, किसी कास्ट को, जो भी है, जितने भी अलग अलग सोसाइटी सेक्टर्स हो गए सोसाइटी के, उन लोगों को क्या राइट्स मिली हुई हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनको उनको कितने हक है, वो वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं, वो कहाँ पे लिखी हुई है? वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि अगर कोई भी तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है अपनी पावर के थ्रू, सो यू नो दैट यू हैव दिस राइट एंड यू कैन कंप्लेन अबाउट इट, और यू कैन गो टू जुडिशरी फॉर हेल्प। सो वट एवर, ये चीज भी, मतलब कि राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हो गई और ड्यूटीज हो गई सिटीजन्स की, वो भी कहाँ पे लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। Fundamental rights and duties of citizens are also specified in the constitution। It can be said that constitution is the very base of government। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, कि ये कहा जा सकता है कि constitution जो है वो
वेरी बेस है गवर्नमेंट का। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो चीजें किस तरह से रन करेगी, है ना? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो चीजें किस तरीके से रन करेगी अपन, वो तो मतलब हमेशा अगर हम बांट भी दे बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, हम अगर हम जो काम है अपने सारे उनको बांट भी दे तो लोगों को याद नहीं रहेगा कि कौन सा काम किसको दिया गया था, एंड एट लास्ट वही होगा, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। ठीक है, लोग एक दूसरी बॉडीज को भी जैसे कि लेजिस्लेटर, जुडिशरी और ये अपना एग्जीक्यूटिव, ये तीन मेन बॉडीज हैं। ठीक है, और ये तीन मेन बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है इंडिपेंडेंट है। इन तीनों का एक दूसरे पे कोई दबाव नहीं है ना? तो वही बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो जो भी बंदा ज्यादा पावरफुल होता, जो भी इन तीनों में से जो बॉडी भी ज्यादा पावरफुल होती, या फिर जो बॉडी भी ज्यादा पैसे वाली होती, कुछ भी, ठीक है, तो वो दूसरी बॉडीज को दबा सकती थी या दूसरे बॉडीज को आउटशो कर सकती थी। तो इस चीज से बचने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो वही यही कॉन्स्टिट्यूशन के फायदे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो बहुत इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोग अपना काम भूल सकते हैं, लोग दूसरे के कामों में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उनकी कोई सेफ्टी नहीं रह जाएगी। फिर जो जितना पावरफुल होगा उसके पास ही सारी सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप चला जाएगा। तो ये एक बात है। ठीक है, सबसे पहले तो नाउ इट कैन बी सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरी बेस ऑफ गवर्नमेंट, है ना? इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेरी बेस है किसका? गवर्नमेंट का। ठीक है, अभी आगे अपन बढ़ रहे हैं। जितनी भी ये पिंक लाइंस होती हैं उन पे अपन को थोड़ा स्पेशल स्पेशल ध्यान देना है ना? तो अभी ये एक लाइन आई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड टू बी अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है ना? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसमें कि कुछ लॉस लिखे हुए हैं, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जो कि जो ये रूल्स और रेगुलेशंस बेसिकली किस काम में आते हैं? कंट्री को गवर्न करने के काम में आते हैं। तो ये पिछला जो भी पैराग्राफ था, इतने डिटेल में जो चीजें बताई थी, उसको बेसिकली इन्होंने थोड़े शॉर्ट में कह के बता दिया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तुम्हें समझना है तो वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, वो एक सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट का क्या काम है? इस डॉक्यूमेंट का यही काम है, इस डॉक्यूमेंट का काम है कि ये लॉस को बताए, रूल्स को बताए, रेगुलेशंस को बताए, और ये रूल्स और रेगुलेशंस किस काम में आने वाले हैं? बेसिकली गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कंट्री को गवर्न करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस काम में आने वाले हैं। तो अगर देखा जाए, अगर एमपी बोर्ड वाले इसको देख रहे हैं और तुम लोग को जैसे आंसर लिखना है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं कंट्री को गवर्न करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन है, इस पे हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। The makers of Indian Constitution consulted and took useful provisions from constitutions of several countries। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, ठीक है, अब देखो, पहले तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, और उसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? जो मेकर्स थे उनके, उन्होंने किस तरीके तरीके की यहाँ पे जो है एफर्ट्स दिखाए, किस तरीके से उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उनकी यहाँ पे जो है बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन consulted and took useful provisions from constitutions of several countries। है ना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जो है, उन्होंने उन्होंने बहुत सारी अदर कंट्रीज, बहुत सेवरल कंट्रीज, मतलब कई दूसरी कंट्रियों से, दूसरी कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, उसमें से सही और गलत को छाटा, है ना? और उससे जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का आइडिया लिया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो अगर अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एमसीक्यूज बन सकते हैं एनटीएससी के हिसाब से, क्योंकि एमसीक्यूज ही आने वाले हैं।
तो यहाँ पे जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं कि बताओ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, या फिर उसका आइडिया जो है किस दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर उसका आइडिया आया था। तो जो भी है ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से आया था ये आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ देखो, सबसे पहली चीज उसने क्या बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। और अब ये क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल जो आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो किधर से आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स आए। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रखना, यही सब आ सकता है अपने क्या बोलते हैं एमसीक्यूज में। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, नाउ आगे अपन देखें तो द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का जो कंसेप्ट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बात नोट करने वाली है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरेशन जैसा मतलब फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन हमारी जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऑलमोस्ट फेडरेशन, ऑलमोस्ट क्या देखा जाए तो पूरी तरीके से फेडरेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। जितने भी एक कंट्री को प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए कि वो एक फेडरेशन स्टेट मानी जाए या फेडरेशन कंट्री माने जाए या फिर फेडरल गवर्नमेंट मानी जाए, वो सारे ही प्रिंसिपल जो है इंडिया फॉलो करती है। सो इसलिए यहाँ पे बोला गया है द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम Canadian Constitution। ठीक है, the concept of federation of states, federal form of government is taken from Canadian Constitution। taken from Canadian Constitution। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There is a considerable influence of the development that occurred during the freedom movement on the constitution। ठीक है, so there is a considerable influence of the development that occurred during the freedom movement on the constitution। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुए इंडिया में, जो फ्रीडम मूवमेंट में जो भी डेवलपमेंट हुई वो बहुत ही ज्यादा कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल यानी यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो अपने देश में, इंडिया में जितने भी फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में। हमें एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करने में जो है हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे इंडिया में, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। So there is a considerable influence of the development that occurred during the freedom movement on the constitution। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। Then what? The constitutional traditions and commentaries, judicial judgments and views of constitutional experts also form the basis of Indian constitution। ठीक है, तो constitutional traditions and commentaries, judicial judgments and views of constitution experts also form the basis of Indian government। constitutional traditions क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो ट्रेडिशन, मतलब पहले जिन कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उनके जो तरीके थे, अगर हम देखें जो ट्रेडिशन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, यह तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ट्रेडिशंस हो गई, सॉरी, ठीक है, एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशंस हो गई, दूसरी क्या, कमेंट्रीज एंड कमेंट्रीज जो कमेंट्रीज देते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे जो एक्सपर्ट जो अपनी कमेंट्रीज देते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ठीक है, इससे शायद लोग ऑफेंड हो जाएं, ये शायद जो है देश को कोलैप्स कर दे, जो भी अलग अलग चीज है वो कमेंट्रीज ने भी, जुडिशियल जजमेंट्स जो थे, ठीक है, और व्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उन लोगों की भी राय ली गई, उन लोगों की भी
व्यूज सुने गए, उन लोग की भी ओपिनियन सुने गए कि बताओ कैसे हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो इन सारी ही चीजों ने मिलजुल कर जो है अपने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इतने का नोट लिख लेते हैं सबसे पहले तो। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो हो गई, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन हो गई। अब उसकी नीड देखते हैं कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी नीड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो इट इज नीडेड फॉर प्रॉपर रनिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को अच्छे से रन करने के लिए सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या? है ना, दूसरा पॉइंट क्या कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे रोल्स दिए होते हैं, फंक्शंस दिए होते हैं, किसके? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एक्सिक्यूशन के, जो कि डिफरेंट थ्री बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके सारे रोल्स और फंक्शंस दिए होते हैं। ये तो अपना सबसे पहले दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नेसेसरी है? ताकि एक बैलेंस और एक कोऑर्डिनेशन बने रहे तीनों जो गवर्नमेंट की बॉडीज है उनके बीच में। और सेकंड क्या चीज, दूसरी एक जो नया पॉइंट है, जो एक अलग पॉइंट है इन सब से, ये सब बॉडीज की बात तो हो गई, गवर्नमेंट की बात भी हो गई। अब जो नया पॉइंट है वो ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज की फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है वो बताने का काम भी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो ये भी लिख लेते हैं।
इस काम के लिए, ठीक है। क्या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जो होती है सिटीजन्स की, उनको भी स्पेसिफाई कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें जरूरत क्यों है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की प्रॉपर रनिंग के लिए। दूसरी चीज क्या? जुडिशरी, एक्सिक्यूशन, लेजिस्लेचर जो भी है, इनके रूल्स और फंक्शंस बताने के लिए। तीसरी चीज क्या? कि इन तीन बॉडी में एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। चौथी चीज क्या? कि सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स बताने के लिए, है ना। तो इसके आगे का पॉइंट्स भी मैं लिखवा देती हूँ, पहले इसको मिटा लेते हैं अपन। ठीक है। अभी अपन क्या पढ़ेंगे कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई हैं, जैसे कि जो अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियाज हमने लिए हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनने की प्रोसेस है, ठीक है, वो कहाँ से आई है, वो अपन कहाँ देख रहे हैं? इस वाले पैराग्राफ में अपन ने देखा। जैसे कि अपन ने देखा कि जो डायरेक्टिव सबसे पहले तो अपन ने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं, उन्होंने अपने आइडियाज जो है दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, उनको जाना है, परखा है, और उनमें से सही गलत जो है पता करके बताया है कि नहीं। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं? इसमें अपन यही देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से जो शुरुआत हुई। पहली शुरुआत तो अपन ने देखा कि दूसरी कंट्री से जो है लिया जा रहा है, हेल्प ली जा रही है। सेकेंड चीज क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें इस पैराग्राफ में दी हुई है। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। सेकेंडली, ये तो हो गई कि कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें ली गई हैं। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो हमें मेंशन करना चाहिए वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस है, जो अपने कमेंट्रीज है, जुडिशियल जजमेंट्स है, वगैरह वगैरह की जो चीजें हैं, इन्होंने भी बहुत मदद की है जो किस पे? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर अपन देखें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उन्होंने बहुत अलग अलग कंट्रीज से जो है इंस्पिरेशन ली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। अब अपन देखेंगे कि किस किस कंट्री से, है ना। तो ये मैं लिखवा दे रही हूँ यहाँ पर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने किससे लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। सेकेंडली,
आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स किससे लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, फिर जो कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ये कहाँ से लिया गया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखवाया क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि किन लोगों ने अपनी मतलब किन लोगों का बहुत ही मेन रोल रहा है इसमें हेल्प करने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में हेल्प करने में। है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस है, कमेंट्रीज हैं, व्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के, इन लोगों ने भी बहुत मदद की है। ठीक है, इसके आगे अगर अपन बढ़े, so formation of a constitution assembly. Indian constitution has been drafted by a constituent assembly which was formed by mutual consent of the leaders associated with the freedom movement and the British administration. The basis of this was cabinet mission plan of 1946. हम्म, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जिन्होंने बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, इतना तो क्लियर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लीडर्स एसोसिएटेड विद फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, वो जो लीडर्स, ठीक है, जैसे कि गांधी जी हो गए, और भी जैसे बहुत अलग अलग तरह के जो लीडर्स थे, जो फाइटर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, अपने फ्रीडम मूवमेंट्स में, ठीक है, तो उनके जो लीडर्स थे, इन लोगों ने मिलकर, और साथ में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर, मतलब इन दोनों ही जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जो है, इनके म्यूचुअल कंसेंट से हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। ठीक है, किस किस के म्यूचुअल कंसेंट से? लीडर्स एसोसिएटेड विद द फ्रीडम मूवमेंट एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन लोगों के कंसेंट से जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। और किसने बनाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो इसके लिए असेंबली बनी थी उसमें, और उसमें कौन कौन लोग थे? बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इतना हो गया। अब द बेसिस ऑफ दिस वाज कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। अब इसका जो बेसिस मतलब कि इसका जो बेस था वो क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अपन, कैबिनेट मिशन 1946 क्या चीज है।
दिस वॉज अ डेलीगेशन comprising 3 members of British cabinet. ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 की बात हो रही है. दिस वॉज अ डेलीगेशन comprising 3 members of British cabinet. ठीक है, सबसे पहले तो इसमें 3 मेंबर्स थे. कितने? 3 मेंबर्स थे. किसके? ब्रिटिश कैबिनेट्स के, ब्रिटिश कैबिनेट के. ऑन द बेसिस ऑफ द कैबिनेट मिशन सजेशन, members of constitution assembly were elected in July 1946. ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? On the basis of the cabinet mission suggestion, cabinet mission suggestion पे member of constituent assembly were elected in July 1946. members of constitution members of constituent assembly were elected in July 1946. मतलब कि 1946 में क्या हुआ? constituent assembly के जो members थे उनको elect किया. ठीक है, कैबिनेट मिशन के सजेशन पे. कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे? ये 3 लोग थे. कौन? ब्रिटिश कैबिनेट के 3 लोग थे. ठीक है, और इसी कैबिनेट मिशन के सजेशन पे 3 मतलब वहाँ कुछ लोग चुने गए कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कुछ लोग चुने गए. और कौन सा साल था वो? 1946. ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, ये चीज पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कैबिनेट मिशन जो था उसमें कितने लोग थे, कितने ब्रिटिश पीपल्स थे. तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे तो 3 ब्रिटिश कैबिनेट के लोग थे. याद रखना, 3 ब्रिटिश कैबिनेट के लोग थे. और उसके बाद जो कैबिनेट मिशन के सजेशन पे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था. और ये मेंबर्स जो है वो कहाँ से बिलोंग, मतलब किस, मतलब कौन से साल ये हुआ था, मतलब तो साल था 1946. अपन को ये सारी चीजें याद रखनी है. साल कौन सा था? 1946. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल्स ऑफ द कैबिनेट मिशन. तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, जो लीडर्स थे इंडियन मतलब उस टाइम पे जो पार्टीज के लीडर्स थे या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, तो वो जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ये प्रपोजल. किसका? कैबिनेट मिशन का. नाउ अगेन अ पिंक लाइन. ठीक है, देखते हैं क्या बोलना चाह रही है. The country was administered on the basis of the Government of India Act 1935 during the period from formation of the Constitution to its enactment. ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? जो कंट्री थी, पूरी कंट्री, what was administered on the basis of the Government of India. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1935 का, वो उसके बेसिस पे पूरे कंट्री को उस वक्त चलाया जा रहा था. कब? जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था से लेके, मतलब बनना चालू हुआ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से लेके जब बनना खत्म हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन से ये पूरा देश चलने लग गया, तब तक उस टाइम गैप था इन दोनों ही टाइम्स में, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने, मतलब बनकर तैयार हो जाने के बाद, और मतलब इम्प्लीमेंट होने तक, मतलब ये जो भी टाइम था बीच में, उसमें क्या हो रहा था? उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो एक्ट है, उस एक्ट से पूरी कंट्री को गवर्न किया जा रहा था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, so the members of the constituent assembly were elected by the then members of the provincial assemblies. ठीक है, तो जो members थे constituent assembly के, वो कहाँ से elect हुए थे? उस टाइम के जो members थे provincial assemblies में, उधर से ये लोग जो है elect हुए थे. 292 members were from provincial assemblies. याद रखना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 292 मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली से थे. 93 फ्रॉम नेटिव प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, जो वहां उस टाइम पे बहुत प्रिंसली स्टेट्स भी तो थे जहाँ पे राजा रानी रूल करते थे, तो वहां से जो है 93 लोग जो हैं वो इलेक्ट हुए. 292 प्रोविंशियल असेंबलीज के थे. During British rule, certain princely states were under the rule of Rajas and Maharajas and not under the direct administration of the British rule. तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो princely states हैं वो कहीं directly जो है British rule के अंडर नहीं थे, कुछ राजा महाराजास के अंडर भी थे. तो वहां के 93 members elect हुए, है ना. Then there were many small princely states and big states like Kashmir, Hyderabad, Gwalior, Patiala, Mysore, Baroda and Travancore. ठीक है, तो उस टाइम पे कई प्रिंसली स्टेट्स थे. देयर वर
मेनी स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स एंड बिग स्टेट्स, ठीक है, उनका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, मैसूर, बड़ौदा एंड ट्रेवनकोर, एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नरीज, ठीक है, और 4 लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहाँ से हुए थे, चीफ कमिश्नरीज में से इलेक्ट हुए थे। दस देयर वाज 398 मेंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल मेंबर्स हो गए वो कितने हो गए, 398 मेंबर्स। अपन को बहुत अच्छे से ये जो डेटा है वो याद रखना है कि प्रोविंशियल असेंबली से 292 मेंबर्स थे, प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स थे, 4 लोग जो थे वो चीफ कमिश्नरीज से थे, और टोटल मेंबर्स कितने थे, 398 मेंबर्स टोटल में थे। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, members of the constituent assembly was decided on the basis of the population, generally one member over a population of 10 lakh, ठीक है, तो पॉपुलेशन के ऊपर जो है इन्होंने मेंबर्स को इलेक्ट किया था। ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही एक ही पॉलिटिक ज्योग्राफिकल एरिया से एक ही जगह से जो है 3-4 लोगों को इलेक्ट कर लिया गया हो, है ना, या फिर मतलब वो या फिर कहीं एक किसी जगह से इंडिया के कहीं किसी को इलेक्ट ही ना किया हो गया हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया के हर जगह से पॉपुलेशन वाइज जो है लोगों को इलेक्ट किया गया था, लोगों को भरा गया था, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एक मेंबर कहाँ पर से था, जनरली 10 लाख लोगों, 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी उसमें से उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली चुना गया था। So the number of members of Constituent Assembly after the partition was 299. तो जो नंबर था, नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आफ्टर द पार्टीशन, ठीक है, अगर अपन पार्टीशन की बात, पार्टीशन समझ रहे हो ना, पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन था, अगर हम उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली को देखें तो कितने बचे थे, 299 मेंबर्स जो थे वो बचे थे। एज अ मेंबर ऑफ द Muslim League didn't participate, as a member of the Muslim League didn't participate in the meeting of the Constituent Assembly, है ना, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी उन्होंने तो इसमें पार्टी नहीं लिया था, है ना, क्योंकि वो तो अब कहाँ चले गए थे, वो तो पाकिस्तान चले गए थे, वो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, इसीलिए यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन लोग थे, 299 मेंबर्स ही बचे थे। द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिलेटेड विद द नेशनल मूवमेंट, जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो नेशनल मूवमेंट से रिलेट कर रहा था। The formation of Constituent Assembly was the result of the Swaraj Bill prepared under the direction of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak in 1895, ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जो फॉर्मेशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, सॉरी, हाँ, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द रिजल्ट, किसका रिजल्ट है वो, रिजल्ट ऑफ द स्वराज बिल, जो स्वराज बिल प्रिपेयर किया गया था, किसके अंडर, किसके डायरेक्शंस के अंडर जो है स्वराज बिल को प्रिपेयर किया गया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनके अंडर जो है स्वराज बिल को प्रिपेयर किया गया था, और साल भी याद रखना है अपन को 1895। The statement of Mahatma Gandhi on 5 January 1922 that Indian Constitution shall be as per the wishes of people of India, and the National Convention of February 1924 under the chairmanship of Tej Bahadur Sapru, and the demand in the Patna Convention of Swaraj Dal in May 1934, ठीक है, तो ये जो भी है महात्मा गांधी, ये याद रखना है डेट, महात्मा गांधी और ने क्या कहा 5 जनवरी 1922 को, महात्मा, सॉरी, तो महात्मा गांधी ऑन 5 जनवरी 1922 उन्होंने क्या कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनेगा, एज पर द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो जैसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे उनको रखा जाएगा। द नेशनल कन्वेंशन ऑफ फरवरी 1924 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तो इनके अंडर भी यही बात हुई थी, है ना, इसी बात की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या, ये किस और ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का डिमांड था, पटना कन्वेंशन ऑफ स्वराज दल, उन्होंने भी यही कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के हिसाब से बनना चाहिए,
ठीक है, तो इतना जो एरिया है उसका अपन पहले नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या कैबिनेट मिशन 1946। सबसे पहले इसमें कितने लोग थे? ठीक है, सिर्फ इसमें 3 मेंबर्स थे ब्रिटिश कैबिनेट के। है ना? ये याद रखना है अपन को, है ना, कि 3 मेंबर्स थे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं लोगों ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए लोगों को इलेक्ट किया था, कब? 1946 में। अच्छा, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब किस कंट्री जो थी वो किस एक्ट से चल रही थी, कैसे एडमिनिस्टर हो रही थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है उस वक्त अपनी कंट्री एडमिनिस्टर हो रही थी, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। है ना? इस एक्ट के अंदर जो है उस टाइम पे अपनी कंट्री एडमिनिस्टर हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, उनकी क्या मतलब, उनका डेटा कैसा था, कहाँ कितने मेंबर्स कहाँ से आए थे, वो अपन देख लेते हैं। टू 92 मेंबर्स, है ना? ये लोग कहाँ से आए थे? प्रोविंशियल असेंबलीज। नाइन्टी थ्री मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आए थे, है ना? 4 मेंबर्स कहाँ से थे? चीफ कमिश्नर से, है ना? 4 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स।
है ना। तो अगर अपन टोटल देखें तो टोटल उस टाइम पे विथआउट पार्टीशन कितने लोग थे? 398 मेंबर्स, है ना। और अगर हम आफ्टर पार्टीशन देखें तो कितने बच गए थे? 298, 299। है ना। ये इतनी सारी, ये तो डाटा वाला पार्ट हुआ। एक पार्ट जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके हिसाब से बनने वाला था? महात्मा गांधी के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अपने लोगों के हित से या लोगों के उससे बनने वाला था। जैसा लोग चाहते वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो स्वराज बिल वाली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ द स्वराज बिल, ठीक है, प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन 1985। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो थी इनके डायरेक्शन के अंडर जो स्वराज बिल था, ये जो चीज थी फंक्शन कर रही थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके आगे का अपन अगली लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, चलो।